आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो से आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। और आज हम बात कर रहे हैं पैंडेमिक अब एंडेमिक। जी हां, कोरोना का क्या अब पैंडेमिक से एंडेमिक यानी कि स्थानीय महामारी बनने की तरफ ये बढ़ चुका है, ऐसा एक्सपर्ट अब मानने लगे हैं। खासकर दुनिया भर में ओमिक्रॉन की पीक आने के बाद जिस तरह लहर कमजोर पड़ी है, उससे कहा जाने लगा है कि कोरोना भी सर्दी खांसी की तरह एक फ्लू बनकर रह जाएगा। WHO भी कह रहा है कि इस साल के मई तक ये एंडेमिक में बदल जाएगा, क्योंकि दुनिया की 70% आबादी को वैक्सीन लग जाएगी। तो ऐसे में हम भारतीय एंडेमिक के स्टेज के लिए कितना तैयार है, किस तरह की सावधानियां एंडेमिक में बरतने की जरूरत होती है, एंडेमिक स्टेज में सामान्य फ्लू और कोरोना जैसे संक्रमण में कैसे अंतर समझा जाए, और क्या एंडेमिक फिर से कभी पैंडेमिक बन सकती है, इन सभी सवालों को आज जानने की कोशिश होगी। और इसके लिए आज हमने बुलाया है कुछ खास मेहमान। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, आप डायरेक्टर हैं न्यूरोलॉजी के मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली से। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर महेश अभयंकर, जो कि डायरेक्टर हैं ग्लोडर्मा में, और साथ ही जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राजेश रंजन, जो कि IIT कानपुर में प्रोफेसर हैं और कोरोना पर काफ़ी प्रेडिक्शंस भी कर चुके हैं, और एक हिसाब किताब उनके पास तैयार रहता है एक मैथमेटिकल मॉडल के अनुसार। तो उनसे भी बातचीत होगी। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर अग्रवाल, हम आपसे शुरुआत करते हैं। पैंडेमिक और अब एंडेमिक, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो इन दिनों काफ़ी कॉमन हो चले हैं। पैंडेमिक हमने लगातार सुना पिछले 2 सालों से, लेकिन अब बार बार एंडेमिक की चर्चा हो रही है। एंडेमिक का क्या सीधा और सरल मतलब यह है कि महामारी या पैंडेमिक का अंत, या इसके कोई और मायने भी होते हैं? मैं सिंपल लैंग्वेज कहना चाहूँगा, जैसे पैंडेमिक तो कंडीशन होती है जब कोई इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ में एक साथ फैलता है, और एंडेमिक हम बोलते हैं जब कोई डिजीज़ या इन्फेक्शन एक बहुत ही लो रेट पे मेंटेन रहता है फॉर फ्यू वीक्स। यूजुअली यदि हम डेफिनेशन से जाएं, कोई इन्फेक्शन लो नंबर पे, यदि केसेस उसके लो नंबर पे मेंटेन रहते हैं फॉर 4 वीक्स और मोर, दैन तब हम उसको एंडेमिक बोलते हैं। और यूजुअली इसमें एंडेमिक स्टेज में भी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में मलेरिया एक एंडेमिक डिजीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस एंडेमिक डिजीज़ है, डेंगू इन्फेक्शन, फ्लू, कॉमन फ्लू, ये सारे एंडेमिक कंडीशंस हैं जिनमें जो सीजनल वेरिएशंस जिनमें होते हैं, अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं, बट लो रेट पे इसके पेशेंट्स हमेशा थ्रू आउट द ईयर मिलते रहते हैं, तो इसे एंडेमिक कहते हैं। तो इसीलिए बिकॉज अब इसके केसेस कम होते जा रहे हैं लगातार, और ये देखना है यदि कोविड केसेस लगातार लो स्टेज में भी बने रहेंगे किसी कंट्री में, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो एंडेमिक डेवलप होता जा रहा है उस कंट्री में। राइट। तो डॉक्टर अभयंकर, क्या भारत के लिए हम ये कह सकते हैं जिस हिसाब से अब ये जो तीसरी लहर है, ये लगातार इसमें नंबर ऑफ केसेस नीचे जा रहे हैं, या अगर नंबर ऑफ केसेस भी हम माने कि उतने एक्यूरेट हमें पता नहीं लगते, शायद उतनी टेस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन जो रिपोर्टिंग टू द हॉस्पिटल है, जिस तरह से हमने पहली और दूसरी लहर में देखा, लोग जितने परेशान हुए, हॉस्पिटलाइजेशन हुए, जितना गंभीर स्थिति बनी, अब वो नहीं है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भारत में भी अब हम एंडेमिक की तरफ हैं? आज जो हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में जो पेशेंट की संख्या है और जो एडमिशन रेट है, और भारत में जो लसीकरण की एक बहुत बड़ी संख्या में जो लसीकरण हुआ, इसकी वजह से एक जो ओवरऑल नंबर जो है बहुत ही घट रहा है, और सिचुएशन ऐसी है कि पैंडेमिक्स में से एंडेमिक की तरफ जा रहा है। जैसे डॉक्टर भी बता रहे थे कि मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस या डेंगू, ऐसे बहुत से एंडेमिक डिसीजेस इंडिया में है। तो सिमिलर मैनर में सीजनल जो बहुत बड़ी मात्रा में संख्या थी, वो बहुत घटकर अभी बहुत ही छोटी मात्रा में संख्या रहेगी, और सीजनल वेरिएशन उसका हो सकता है। जैसे H1N1 या इन्फ्लुएंजा का या इवन चिकनगुनिया का एपिडेमिक छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे प्रांतों में भारत में पाया जाता है, वैसे ही सिचुएशन अभी कोरोना की हो सकती है। जी ठीक है। तो आइए प्रोफेसर राजेश रंजन से हम पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब, आपने क्योंकि कई बार पीक्स को प्रिडिक्ट किया, एक मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से बताया कि कब कितना पीक जाएगा, अब आपका मैथमेटिकल मॉडल क्या कहता है, आपके प्रिडिक्शन क्या कहते हैं? क्या ये इस बीमारी के लिए एक फुल स्टॉप होगा, या एक प्लेटू बनेगा, या आने वाले समय में ये सिर्फ एक लंबा गैप हम देख रहे हैं, एक बार फिर आगे बढ़ सकता है? तो जहां तक मॉडलिंग की बात है, मैं एग्री करता हूं कि जो ओमिक्रॉन के जो आया, जो हमारे इतना ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है,
उस हिसाब से आगे इतने सीवियर वेव्स आने की चांसेस बहुत ही कम हैं, जो कि डेल्टा में हमने देखा था। वैसे वेव्स आने के चांसेस बहुत ही कम है, मतलब 5% से भी कम है, जो कि हमारा मॉडल बता रहा है, जो कि हमने बाकी कई देशों में भी देखा है। बाकी रही बात एंडेमिक की, तो जो WHO का जो डेफिनेशन है, जो अभी बताया भी गया कि जो रेट है कांस्टेंट रेट या फिर बहुत कम रेट से वो आते रहेंगे, किसी खास जगह पे हो सकता है बढ़ भी जाएं घट भी जाएं, तो वैसे लहर आ सकती है। लेकिन जो हमने देखा फर्स्ट वेव या सेकंड वेव में, वैसा नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। तो एक तरह से हम इसको एक एंडेमिक कह सकते हैं। जैसे आप अभी बताया कि मलेरिया में भी कभी वेव्स आती हैं, चिकनगुनिया में आती है, कुछ सीजन्स होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस काफी अधिक होते हैं। कि भाई जब हम कॉमन कोल्ड की बात करते हैं तो वो भी ऐसा माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू का एक एंडेमिक वर्जन जो कॉमन कोल्ड है। तो आप देखते हैं कि ठंड के दिनों में अचानक से उसके वायरस काफी एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे चांसेस हैं कि ऐसे कुछ वेव्स आए, लेकिन उसकी सीवियरिटी कम रहेगी और उतना नुकसान नहीं होगा जितना आज तक हुआ है हमारे फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में। कि अगर मान लीजिए एंडेमिक है, मतलब आप जो तीनों ने आप बताया उसके हिसाब से अभी हमारे बीच में रहेगा तो सही, लेकिन उतना सीवियरिटी पैदा नहीं करेगा, उतना गंभीर लक्षण लेकर नहीं आएगा, उस तरीके से जान माल का खतरा उतना नहीं पैदा करेगा। लेकिन जैसा कि हमने अभी तक सुना कि वायरस में लगातार म्यूटेशन होते रहते हैं, तो क्या ये म्यूटेशन अब भी होंगे, लेकिन वो जो भी म्यूटेशन होंगे वो वैसे नहीं हो पाएंगे जैसा कि हमने देखा पहली दूसरी लहर में, अलग अलग वेरिएंट्स को देखा। अब जो भी म्यूटेशन आएंगे वो एक सर्दी खांसी बुखार हो सकता है, उसमें लोगों को प्रभावित भी करे, लेकिन उतना बड़ा नहीं, वैसा नहीं जैसा कि हम जानते हैं अभी तक कोरोना को। तो देखिए, जैसे हम देखते हैं कि म्यूटेशन जिस तरीके से कोविड वायरस में हो रहा है इन लास्ट 2 इयर्स में, तो इसमें इनका स्प्रेड, ये सुपर स्प्रेडर बनता जा रहा है। इसका इन्फेक्शस कैपेसिटी काफ़ी बढ़ती जा रही है इन्फेक्शन करने की एक आदमी से दूसरे को, लेकिन उसकी सीवियरिटी कम होती जा रही है। तो ये म्यूटेशन बहुत रैंडम म्यूटेशन होता है, और इसमें म्यूटेशन में जो वायरस के अंदर ऐसा उसके लिए सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल म्यूटेशन होता है, ऐसे वायरसेस सर्वाइव कर जाते हैं, दूसरे वायरसेस डेड हो जाते हैं। दैट्स द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन सर्वाइवल। तो कोविड वायरस के साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि ये वायरस जो ओमिक्रॉन आया है, सुपर स्प्रेडर है, ज़्यादा इन्फेक्शस है, तो ये स्टे कर सकता है इन्वायरमेंट में, और लेकिन इसके अंदर सीवियरिटी कम हो गई है इसकी। तो इसमें मोर्टेलिटी रेट्स, लंग कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट और ब्रेन की कॉम्प्लिकेशंस अब की बार काफ़ी कम देखे गए। आगे जाके भी जो म्यूटेशंस होंगे, ऑल्दो कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ये रैंडम म्यूटेशंस होते हैं, और इसमें हो सकता है कि अधिकतर म्यूटेशन जिस ट्रेंड, अभी हम ट्रेंड को चेक करते हैं, देखते हैं, तो आगे जाके ये जो नेक्स्ट म्यूटेशन होगा हो सकता है और ज़्यादा सुपर स्प्रेडर हो, ज़्यादा इन्फेक्शस हो, और इसकी सीवियरिटी और कम हो जाए, जिससे कि ये जैसे कॉमन फ्लू होता है उस तरह के वायरस के इन्फेक्शन में कन्वर्ट उसी तरह के उस कैटेगरी में आ सकता है, विद स्लाइटली मोर सीवियरिटी। थोड़ा सा सीवियरिटी कॉमन फ्लू से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन स्प्रेडिंग कैपेसिटी, इन्फेक्शस कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। और यही एक उसका पिक्यूलियर फीचर होगा जो उसको सर्वाइवल में, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में इस वायरस को हेल्प करेगा। तो पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई कि आगे जाके ये इन्फेक्शन, कोविड म्यूटेशंस जितने भी होंगे वो स्प्रेडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, और उसका सीवियरिटी काफ़ी कम हो जाए, और पेशेंट और इसके सीजनल वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे विंटर्स में ये ज़्यादा हो सकता है जैसे कॉमन फ्लू होता है, और बाकी सीजन्स में ये कम स्प्रेड हो सकता है। तो ऐसा बिहेवियर हम देख सकते हैं आगे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। जी, तो डॉक्टर अभयंकर ये बताएं कि जैसे आप दोनों ही डॉक्टर्स ने कहा कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें जो अब हमारे बीच में एंडेमिक के तौर पर हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ज़्यादातर का इलाज है मतलब ज़्यादातर के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं। फिलहाल कोरोना के लिए वैक्सीनेशन तो है, लेकिन कोई प्रूवन मेडिसिन नहीं है। क्या आप जब तक वो मेडिसिन हम डिस्कवर नहीं कर लेते या इन्वेंट नहीं कर लेते, तब तक थोड़ा सा एक डर बना रहेगा, या बहुत सारी चीजें सिर्फ वैक्सीनेशन के जरिए भी टैकल की जा सकती हैं? H1N1 या इन्फ्लुएंजा जैसा जो वायरस है वो रेस्पिरेटरी वायरस है, उसका कॉमन जो म्यूटेशन की वजह से कॉम्प्लिकेशन होता है वो लंग रिलेटेड ही रहता है। बट अभी हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे देखा है कि लंग्स के साथ साथ हार्ट कॉम्प्लिकेशंस, किडनी का कॉम्प्लिकेशंस एंड मल्टी ऑर्गन डिसीज जैसा फीचर्स ये कोरोना में दिखता है। बट म्यूटेशंस का जो एक बहुत बड़ा लहर जो आया था
वो अभी इंडिया में एक्चुअली आपने देखा तो आरोग्य जागरूकता, तो हेल्थ अवेयरनेस हैज़ बीन क्रिएटेड। सो लसीकरण की वजह से और अलग अलग लोग इम्यूनिटी फिटनेस जो एक नया मंत्र आया है उसकी वजह से इम्यूनिटी फिटनेस के लिए खुद से बहुत कोशिश कर रहे हैं। विटामिन डी है या विटामिन सी है या अलग अलग आयुर्वेदिक फार्मुलेशन है, गुड़ूची हो सकता है या आंवला हो सकता है, लोग अलग अलग फार्मुलेशन खा रहे हैं और अपना इम्यूनिटी फिटनेस रखने की कोशिश कर रहे हैं। और लसीकरण की मात्रा भी अन्य देशों के कंपैरिजन में भारत में बहुत तेज़ी से हुई है। उसकी वजह से म्यूटेशन तो बनेंगे, बिकॉज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसा ह्यूमन बींग्स आर ट्राइंग टू सर्वाइव, सिमिलरली वायरस भी अपने आप से सर्वाइव करने की कोशिश करेगा। बट म्यूटेशंस और उसका बॉडी पे जो इफेक्ट है और इम्यूनिटी फिटनेस की वजह से थोड़ा कम रहेगा। और ड्रग्स भी इवॉल्व हो गए हैं, जो 2 साल पहले ड्रग्स थे, बट अभी जो आपने देखा कि सीवियरिटी कम करने के लिए और सीवियर से मॉडरेट, मॉडरेट से माइल्ड और माइल्ड डिसीज जो बहुत ही सीरियस नहीं बन जाए उसके लिए भी दवा अभी अच्छे दवा अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक म्यूटेशंस हुए तो भी ओवरऑल आई थिंक हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। जी जी, ठीक है। प्रोफेसर राजेश, ये बताएं कि WHO कह रहा है, उनका कहीं मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि अगर मई तक इस साल कोई नया म्यूटेशन नहीं आया, कोई नया वेरिएंट नहीं आया, तो हम इसको ऑफिशियली भी एंडेमिक डिक्लेयर कर सकते हैं या मान लिया जाएगा कि अब हम एंडेमिक की तरफ है। क्या आप इस बात से सहमत है कि कितने टाइम पीरियड तक अगर कोई चीज म्यूटेट नहीं होती है तो फिर आप मान सकते हैं कि ये आगे शायद उस लेवल पे म्यूटेट नहीं करेगी या कोई वेरिएशन या वेरिएंट इसमें नहीं आएगा? बिल्कुल, जो अगले 3-4 महीने का समय है, तो जैसे हम इसको पैंडेमिक कहते हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड है, तो ये चांसेस हैं कि अगर मान लीजिए कोई न्यू म्यूटेशंस आने वाले हैं जो कि इससे अधिक इन्फेक्शियस हों, तो अगले कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं ना कहीं ऐसे म्यूटेशंस आ ही जाएंगे अगले 4-5 महीने में। लेकिन अगर वैसे कुछ नहीं आते हैं तो WHO एक इसका संज्ञान लेके इसको एक एंडेमिक डिक्लेयर कर सकती है कि अब ये लोकल गवर्नमेंट या लोकलाइज जो भी रीजन्स है वहाँ पे उनके वेव्स आ सकते हैं, थोड़े बहुत म्यूटेशंस हो सकते हैं। लेकिन अगर 4-5 महीने तक हमारा कोई भी ऐसा बहुत ही प्रोमिनेंट म्यूटेशन नहीं होता है तो हम इसको कह सकते हैं कि मतलब ये एक एंडेमिक आ चुका है। एक दूसरी बात मैं जो बोलना चाहूंगा, जो अभी बात हो रही थी कि म्यूटेशंस तो आएंगे और वायरस को क्योंकि उनको सर्वाइव करना है तो जो भी फिट होंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है, वैक्सीनेशन है। तो इवन जो ओमिक्रॉन की बात हुई कि वायरस तो एक थोड़ा ढीला पड़ा था, लेकिन दूसरी बात ये भी थी कि बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन जो था वो इम्यून था, वैक्सीनेटेड था, तो उसके कारण भी उनको उस वायरस का प्रभाव उतना पड़ा नहीं। तो आगे हो सकता है म्यूटेशंस और भी हों, जो कि हो सकता है कि इससे सीवियर हों, लेकिन चूंकि हम लोग वैक्सीनेटेड रहेंगे और बहुत लोगों को मतलब वैक्सीनेशन हो चुका है, 90% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड रहेगी, तो बहुत कम चांसेस है कि कोई बहुत तो क्विकली एक सवाल मैं डॉक्टर अग्रवाल से ले लेता हूं। वैक्सीनेशन की बात हो रही है, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा। डॉक्टर अग्रवाल, तो क्या माने, वायरस कमजोर पड़ा या वैक्सीनेशन ने हमें बचाया, और क्या आगे ये वैक्सीनेशन हमें लगातार लेते रहना होगा? हाँ, तो ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो बेसिकली अभी जो ओमिक्रॉन का हम देखते हैं कि कम इफेक्ट आ रहा है, हम कहते हैं डेल्टा वेरिएंट से काफ़ी कम डेथ हुई हैं और कॉम्प्लिकेशन रेट कम हुए हैं। इसके काफ़ी मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो वैक्सीनेशन, सबसे पहले मैं कह सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा है वो वैक्सीनेशन का पड़ा है कि इंडिया में और ऑल ओवर काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन, मोर देन 75% वैक्सीनेशन अधिकतर कंट्रीज़ में हो गया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और इंडिया में भी अच्छा वैक्सीनेशन, मोर देन 72% वैक्सीनेशन, डबल डोज भी लग गया है। और इसकी वजह से डेफिनेटली एक अच्छी इम्यूनिटी मिली है और इसका इम्पैक्ट इतना नहीं आया है। दूसरा, ये जो वेरिएंट आया भी है ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसका जैसे हमने बताया था, इसका सीवियरिटी और डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में कम है। ऑल्दो ये सुपर स्प्रेडर, इन्फेक्शस कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ये भी एक फैक्टर है इसकी सीवियरिटी को कम करने का और देखने का। थर्ड, काफ़ी लोगों में, अधिकतर लोगों में हेल्थ के लिए जागरूकता भी आ गई है और पिछली बार क्योंकि काफ़ी मोर्टेलिटी रही थी, लोगों ने प्रोटेक्शन भी अब की बार देखते हो कई लोगों ने प्रोटेक्शन अच्छा लिया।
मास्क पहनना है, डिस्टेंस मेंटेन या सोशल हाइजीन मेंटेन करना है। तो इसके रहते भी इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शस पॉसिबिलिटी का स्प्रेडिंग कैपेसिटी कम रही इस वायरस की, और इसको कंट्रोल का अच्छी तरह कर पाए। तो ये काफ़ी फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करने में, इसकी सीवियरिटी कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है। राइट, तो काफ़ी एफर्ट लगाए गए थे और उन एफर्ट्स ने एक साथ रोल प्ले किया और प्रकृति भी कुछ हद तक उसमें साथ देने चली आई कि हमने देखा वायरस भी कमजोर पड़ा है। लेकिन अभी फिलहाल आप देखें तो रौद्र रूप जो हम देख रहे थे पिछले 1.5 साल 2 साल से, वो वायरस का नहीं है। और हम बात कर रहे हैं एंडेमिक की। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बड़ा सवाल, और वो ये कि क्या अब एंडेमिक की तरफ है तो हम सारे नियम कायदे कानून जिसे हम कोविड प्रोटोकॉल कहते हैं उसे छोड़ सकते हैं। कुछ देशों में ऐसे उदाहरण देखने को भी मिले, लेकिन क्या भारत में हम ये कर सकते हैं या ऐसा करना सही होगा? इस बड़े प्रश्न का जवाब इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि पैंडेमिक क्या अब एंडेमिक हो चुका है? टेक्निकली क्या उसे एंडेमिक कह सकते हैं और क्या स्थिति होगी इसके बाद, और हमें क्या करना चाहिए? हम कैसे इस सिचुएशन को देखें, समझें और आगे बढ़ें? तो चलिए फटाफट कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जो हमने ब्रेक से पहले भी कहा था। तो डॉक्टर अभ्यंकर ये बताया हमें कि अब आगे जिसे हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं या कोविड प्रोटोकॉल्स कहते हैं, उनका क्या होना चाहिए? अब देख रहे हैं इंग्लैंड जैसे देश जहां पर इनफैक्ट वहां तो डेल्टा क्रॉन की भी बात हो रही है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने पूरा बिहेवियर फ्री कर दिया है, मास्क भी हटा दिया है। क्या ये सही है? अगला जीवन काल जो रहने वाला है वो कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी। और रोटी कपड़ा मकान ये अपनी ज़रूरतें हैं, बट सब लोगों को एक अभी पता चला है 2 साल से कि आरोग्य ये चौथी ज़रूरत आई है। तो इसलिए भारत ने साक्षरता का दौर देखा था, उसके बाद संगणक साक्षरता का दौर देखा था, अब ये नया दौर है आरोग्य साक्षरता है, हेल्थ लिटरेसी। और हर आदमी ने ये 2 साल में हाउ टू प्रिवेंट डिसीज, जैसे एक पोलियो वैक्सीनेशन का बड़ा ड्राइव भारत ने देखा था, वैसे ही कोरोना से बचने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रिवेंशन ड्राइव हम लोगों ने देखा है। और भले पैंडेमिक से एंडेमिक हो जाए, फिर भी कोरोना का प्रभाव अगले 6 महीना 1 साल तक रहने वाला है। तो जो अलग अलग प्रिकॉशंस हम लोगों ने फॉलो किए थे, वो सब प्रिकॉशंस अभी भी फॉलो करने चाहिए। राइट, तो ये क्विकली एक राय, क्योंकि समय मेरे पास कम रह गया। डॉक्टर अग्रवाल, इस पर आपकी भी राय बनती है? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो एंडेमिक, यदि अभी तो पहले हमको फ्यू मंथ्स वेट करना चाहिए, कुछ महीने, जैसे हमने डिस्कस किया, कुछ महीने वेट करने की ज़रूरत है कहने के लिए एंडेमिक है कि नहीं। और यदि एंडेमिक हो जाता है तो उस समय डेफिनेटली कुछ मेजर्स डिफरेंट लिए आते हैं। जैसे स्पेन गवर्नमेंट ने बीच में डिक्लेयर किया था कि एंडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम कुछ मेजर्स ऐसे लें कि नहीं लें यूरोपियन एसोसिएशन के साथ। तो इसमें कुछ डेफिनेटली यदि वो एंडेमिक डिक्लेयर होता है आफ्टर फ्यू मंथ्स, तो कुछ मेजर्स डेफिनेटली जो हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर रखा है, कोविड इमरजेंसी, वो उसमें चेंजेस आएंगे। प्लस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो तब भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरस अभी भी इवॉल्व कर रहा है और कभी भी इसमें म्यूटेशन यदि डेंजरस वाला आने की अभी भी चांसेस हो सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन अभी मना नहीं कर सकते। तो अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू करना चाहिए हम लोग को। वैक्सीनेशन और तेज़ी से इसी तरह चलता रहे, जिससे कि वैक्सीनेशन का मैक्सिमम परसेंटेज हम लोग अचीव कर लें। और यदि कभी आगे गए एंडेमिक होता है तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे हर केस को आप टेस्ट, हर केस में कोविड टेस्ट नहीं करेंगे उसमें, जिसमें जैसे मलेरिया डेंगू में आजकल करते हैं कि डॉक्टर को लगेगा सिम्टम वाइज कि इसमें टेस्ट करना है तो उसमें टेस्ट किया जाएगा और उसी हिसाब से इसके प्रिकॉशन लिए जाएंगे। लेकिन अभी भी इसको हम कहना चाहेंगे कि अभी भी हम लोग को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप कह रहे हैं कि रखना होगा। ऐसा नहीं है कि हम इसे खुला छोड़ दें। आप अपना मास्क ऑन रखिए, हैंड सैनिटाइजेशन रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जहां हो सकती है उसका ध्यान रखिए और सजग रहिए। सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है, आशा की किरण ये है कि हम पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल तो यही हमें दिख रहा है, लेकिन ये वायरस है, ये कब कैसा क्या रूप धरेगा ये शायद 100% प्रेडिक्ट करना तो इस दुनिया में किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें लग रहा है कि हम एंडेमिक की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपनी कीमती राय यहां पर रखने के लिए। एंड फिर वही बात अंडरलाइन करके, अभी हमें अपने प्रिकॉशंस नहीं छोड़ने हैं, तो प्लीज 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 उनका ध्यान रखिए। नमस्कार, थैंक यू।